देखो मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेशन में भी आपको बोला था कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट लाइव रहेंगे उतना अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि आंसर आते रहने चाहिए देखो क्वेश्चंस के। तो बात वही हो गई कि टीचर आया, उसने क्वेश्चन लिखा, उसी ने आंसर बता दिया, उसी ने एक्सप्लेन कर दिया और आपने उसको देख लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। हाँ, चलो पीयूष जी यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन हमारा है वो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो आपका यूनिट 10 है, ठीक है। और इसमें भी अपन कौन कौन से सब्जेक्ट के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका सर्वेइंग वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सर्वेइंग सब्जेक्ट आपका हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने एस्टिमेशन के भी लिए हुए हैं। एस्टिमेशन सब्जेक्ट जो आपका था, ठीक है, इसी को जो क्यूएससी आप बोलते हो, ठीक है, ये भी आपका है। और कुछ क्वेश्चंस आपके हाइड्रोलॉजी वाले पोर्शन के भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके हाइड्रोलॉजी वाले पोर्शंस के हैं। तो एक तो सर्वेइंग इंक्लूड होगा, एस्टिमेशन इंक्लूड होगा और आपका हाइड्रोलॉजी वाला भी पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, रेडी हैं सभी? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग मतलब कौन सा करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। पहला ऑप्शन आपका है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, दूसरा आपका है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नेक्स्ट आपका है टू लोकेट ओल्ड स्टेशन फॉर रेफरेंस पॉइंट, और आपका फोर्थ है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, और फिफ्थ आपका है नन ऑफ दीज। क्लियर? फिफ्थ आपका ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या आंसर आपका होगा यहाँ पे? पीयूष का आंसर सेकंड है, सूर्या भी सेकंड बोल रहे हैं, चंद्रेश भी सेकंड बोल रहे हैं, करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की जब भी बात होती है तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो आपका होता है इसके दो प्रिंसिपल आपके होते हैं। पहला होता है आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब जो होल एरिया आपका है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। इसका फायदा भी मैंने आपको बताया था कि भाई पार्ट्स में काम करने में एरर जो आपका होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जिससे आप एक्यूरेसी के साथ सर्वे कर सकते हो। सेकंड आपने पढ़ा था जो प्रिंसिपल इसका सेकंड होता है, वो सेकंड प्रिंसिपल ये था कि हमारे पास पहले से दो कोई रेफरेंस पॉइंट होते हैं और उन दो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर हम एक थर्ड पॉइंट को लोकेट करते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको वर्बली समझाई है चीजें कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो पहला होल टू पार्ट आपका होता है और दूसरा आपका होता है लोकेशन विथ रिस्पेक्ट एट लीस्ट टू वेल डिफाइंड कंट्रोल पॉइंट। यही मैंने बताया कि दो हमारे पास वेल डिफाइंड पॉइंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम थर्ड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो ये आप चाहो तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। क्लियर? तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो आपकी होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला है ट्राई सेक्शन, दूसरा आपका है वी सेक्शन, फोर्थ आपका है रेडिएशन, फोर्थ आपका है थर्ड आपका है रेडिएशन, फोर्थ आपका है इंटरसेक्शन और फिफ्थ आपका है नन ऑफ दीज। तो बताइए जल्दी से, 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो आपका है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट है? जल्दी से कमेंट आने चाहिए आंसर के, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ही बोला था कि सर सर्वेइंग के क्वेश्चन यहाँ पे कराना आपको। चंद्रेश
धाकड़ जी ने आंसर दिया है इंटरसेक्शन। बाकी बाकी लोगों को क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? ऐसे मत करो यार, पेपर हमारा इतने पास में आ गया है और आप लोग आंसर नहीं कर रहे। ये देखो, आंसर की बात हुई तो लाइफ से ही हट गए हो। कौन हटा है लाइफ से? नेहा। चलो कोई बात नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो आंसर रहेगा आपका रिसेक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब रिसेक्शन आपका होता क्या है, तो यहाँ पे देखो कि जब भी हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करते हैं तो हमारे पास चार मेथड होती हैं। रेडिएशन मेथड होती है, इंटरसेक्शन मेथड होती है, ट्रैवर्जिंग मेथड होती है और रिसेक्शन मेथड होती है। चार मेथड होती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब रेडिएशन और इंटरसेक्शन जो मेथड आपकी होती है, ये मेथड आप कहाँ पे यूज करते हो? आर द मेथड यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर मुझे ड्राइंग के ऊपर प्लॉट करना है तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। ये याद रखना क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई है आपको, ट्रैवर्जिंग और रिसेक्शन जो मेथड आपकी होती है, क्या करती है? आर द मेथड यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पोजीशन को अगर आपको ड्राइंग के अंदर लोकेट करना है तो आप ट्रैवर्जिंग और रिसेक्शन मेथड का यूज करोगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे रिसेक्शन मेथड की बात की जाए तो देखो, मेथड जनरली एम्प्लॉयड इन रिसेक्शन आर। हम जो रिसेक्शन मेथड होती है हम कहाँ पे एम्प्लॉयड करने वाले हैं? देखो, बाई कंपास, हम कंपास के द्वारा, बाई बैक ओरिएंटेशन के द्वारा, बाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा, बाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा। इसीलिए जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया वो रिसेक्शन आपका यहाँ पे हो गया है। क्लियर? और 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो आपकी होती है ना, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रेसिंग पेपर मेथड आप यूज कर सकते हो, बेसल ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो, लेहमान्स मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो। तो सर्वेइंग के अंदर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, ये इंस्ट्रूमेंट, मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं। और इन मेथड्स के प्रिंसिपल हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल हो गया, इन पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो यही चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एरिया ऑन अ कंटूर मैप। अब आप बोलोगे कि सर कंटूर मैप तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कंटूर मैप हो गया है, टोपोग्राफिक मैप हो गया है, मैप तो है ना, ठीक है। तो अगर कंटूर मैप की मैं बात करूं तो उसका जो एरिया अपन मेजर करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं? तो एरिया मीटर हो गया आपका पहला, दूसरा क्लिनोमीटर हो गया, प्लानीमीटर हो गया, ग्राफोमीटर आपका हो गया। तो जल्दी से आंसर बता दो कि भाई कौन सा यहाँ पे आंसर आने वाला है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कंटूर मैप का एरिया मेजर करोगे, कौन सा है, कौन सा है? देखो यार आंसर करो, नहीं तो ऐसे ना मजा नहीं आने वाला यार क्वेश्चन प्रैक्टिस का। फिर तो बात वही हो गई कि लेक्चर में भी जैसा सिंपल सिंपल पढ़ाते हैं बस सीधा सीधा पढ़ाते जाओ, यहाँ पे भी बस क्वेश्चन कराते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ। हाँ बताओ भाई, सूर्या, चंद्रेश और दो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पीयूष, बताइए। चंद्रेश ने आंसर यहाँ पे किया है 3 और पीयूष का आंसर है 2। 3 हो गया प्लानीमीटर और 2 हो गया किलोमीटर। देखो अब यहाँ पे समझो, जब भी हम एरिया की बात करते हैं ना कि हमें एरिया का मेजरमेंट करना है तो वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्लानीमीटर होता है। कौन सा होता है? प्लानीमीटर हमारा होता है। और जो किलोमीटर आप बता रहे हो ना, ये इंक्लाइनेशन एंगल को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इंक्लाइनेशन एंगल को मेजर करेगा आपका किलोमीटर, और प्लेनीमीटर आपके एरिया को मेजर करता है, ठीक है। तो याद रखना आपका आंसर यहाँ पे रहेगा कि मैप का एरिया अगर आप मेजर कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई किलोमीटर जो आपका होता है वो किलोमीटर को ही
इन किलोमीटर भी बोला जाता है। जनरली जो स्लोपिंग ग्राउंड आपके होते हैं उसका आपको इंक्लाइनेशन एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो आप किलोमीटर का यूज करते हो। देखो लिखा है इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ स्लोप either elevation or depression of an object with respect to gravity direction as a reference line। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका प्लेनीमीटर होता है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एरिया ऑफ प्लेन को मेजर करता है। दिस मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रैगिंग अलोंग बाउंड्री रीजन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा होगा ग्राफोमीटर भी लिखा हुआ है। तो ग्राफोमीटर क्या होता है? इट इज अ सेमी सर्कुलर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल। याद रखना ग्राफोमीटर की हेल्प से भी आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो। किसका मेजरमेंट कर रहे हो? एंगल का आप मेजरमेंट कर रहे हो। क्योंकि अभी जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्लेनीमीटर का दिया है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका ग्राफोमीटर या किलोमीटर से भी बन जाए। ठीक है। तो ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। वो कौन सा सर्वे है जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करता है? सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, लैंड सर्वे या टोपोग्राफिकल सर्वे। जल्दी से आंसर आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी लाइंस हमारी होती है, प्रॉपर्टी लाइंस या फिर बाउंड्री लाइंस जो हमारी होती है, किस सर्वे के द्वारा आप सेटअप करते हो? ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे आंसर पीयूष का आया सेकंड, सूर्या का सेकंड आया है, चंद्रेश का यहाँ पे सेकंड आया है। करेक्ट है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे आपका होता है जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टी लाइन को क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है। आंसर क्या आएगा? कैडेस्ट्रल सर्वे आएगा। एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे बात की जाए तो कैडेस्ट्रल सर्वे आपका क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे आर मेड इंसिडेंट टू द फिक्सिंग ऑफ द प्रॉपर्टी लाइन, the calculation of the land area or the transfer of land property from one owner to another। क्लियर। एक ऑनर की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑनर को आपको देना है तब भी आप कैडेस्ट्रल सर्वे यहाँ पे करोगे। टोपोग्राफिकल सर्वे आपको पता है कि ये टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? जैसे कि अर्थ सरफेस के जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, रिवर्स हो गया, हिल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर मिलती हैं। सिटी सर्वे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे कि आपका वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, रोड हो गया, पार्क्स हो गए। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? सिटी सर्वे के अंदर आएंगी। और कैडेस्ट्रल हो गया, टोपोग्राफिक हो गया, सिटी सर्वे हो गया, ये तीनों ही लैंड सर्वेइंग के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? लैंड सर्वेइंग के पार्ट हैं। लास्ट पॉइंट देख सकते हो कि टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल एंड सिटी सर्वे आर द पार्ट ऑफ द लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग का मतलब ये होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर आप जो सर्वे कर रहे हो वो आपके लैंड सर्वेइंग कहलाते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन था, अभी एक स्टूडेंट मुझे मिले हुए थे, उन्होंने बोला था सर किस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया है। आ 50 मीटर टैप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन। एक 50 मीटर का टैप है जो 2 मीटर आपका आउट ऑफ लाइन हो गया है। तो व्हाट इज द ट्रू लेंथ? ट्रू लेंथ हमारी क्या होगी? तो ये ट्रू लेंथ आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बताया भी था कि ट्रू लेंथ आप कैसे निकालते हो जब हमने लीनियर मेजरमेंट को पढ़ा था। ठीक है। तो जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे पहले तो पीयूष ने आंसर दे दिया, यहाँ पे 248 मीटर आने वाली है। सीधा सीधा इन्होंने 2 मीटर माइनस कर दिया 50 में से। यही किया ना? 50 मीटर में से सीधे सीधे 2 मीटर को माइनस कर दिया और इन्हें आंसर दे दिया 48 मीटर। ये आंसर आपका पीयूष जी का है। चंद्रेश धाकड़ जी ने आंसर दिया है 49.02 मीटर। महेंद्र जी ने आंसर यहाँ पे दिया है 48 मीटर। पीयूष आप किस स्ट्रीम से हो? सिविल इंजीनियरिंग से हैं या कोई अदर स्ट्रीम आपकी है? मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, क्या है आपकी? क्वेश्चन समझ में आया ना? इन्होंने बोला है 50 मीटर लंबा एक टैप है जो 2 मीटर आपका आउट ऑफ लाइन हो गया है, तो आपको बताना है। यूजी इलेक्ट्रिकल से। ओके। तो व्हाट इज द ट्रू लेंथ? आपको ट्रू लेंथ यहाँ पे बताना है कि ट्रू लेंथ आपकी क्या होगी। ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर आपका जो आया है ट्रू लेंथ का वो है 49.96 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि ऐसे नहीं करना है भाई कि यहाँ पे 50 मीटर दिया है, 2 मीटर आउट हो गया तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 2 मीटर आउट हो गया तो 48 मीटर ट्रू लेंथ हो जाएगी। ये कोई बात थोड़ी होती है।
होती है क्या? नहीं होती है ना। इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको चेनिंग जब पढ़ाई थी, लीनियर मेजरमेंट आपको पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको करेक्शन बताए थे, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट आपको बताया था। मैंने बताया था कि अगर कोई सी एरर डेवलप होती है तो उसमें आपको करेक्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही बात आती है कि सबसे पहले आपको करेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ द चेन। क्यों? क्योंकि 50 मीटर का टैप हो रहा है, 2 मीटर आपका आउट हो रहा है, मतलब अलाइनमेंट ही आपका सही नहीं है। तो अलाइनमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। अगर अलाइनमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है तो उसका जो करेक्शन होता है वो क्या होता है? C इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल। डी होता है डिफरेंस इन लेवल ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से आपके एलिवेशन में कितना डिफरेंस आया है। एल आपकी स्लोपिंग लेंथ होती है, ये स्मॉल आपका ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ द चेन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? ये हमेशा आपका कैसा निकल के आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो ट्रू लेंथ आपकी कैसे निकलेगी? ट्रू लेंथ अपनी यहाँ पे निकल के आएगी, मेजर्ड लेंथ में से आपको इस करेक्शन वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे डी जो आपको देके रखा है, आउट ऑफ लाइन कितना हुआ है? 2 मीटर आपका आउट ऑफ लाइन हुआ है, टोटल लेंथ आपकी 50 मीटर है। क्लियर? तो ये जो डी आपका है, डिफरेंस आपका जो बताया गया है वो 2 हो गया, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, एल आपने 50 रख दिया, तो करेक्शन कितना निकल के आया? 0.04। ये आपका करेक्शन निकल के आया। और ये जो आपका करेक्शन होता है यह आपका कैसा होता है? नेगेटिव। तो मेजर्ड लेंथ आपकी 50 मीटर है, 50 में से आपने 0.004 को माइनस किया तो 49.96 मीटर ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि 50 मीटर टैप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं करना है कि 50 मीटर में से 2 मीटर को माइनस कर दो। भाई वो बोल रहा है ट्रू लेंथ क्या है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे सुटेबल करेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस टाइप का ये जो छोटा न्यूमेरिकल है यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे वो मैकेनिकल की बात करें। ठीक है? हर एक सब्जेक्ट से इसी टाइप के जो फैक्चुएट क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्लियर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, Which of following is the least count of labeling staff? जो लेबलिंग स्टाफ आपका होता है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.5 mm, 0.15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 mm। तो लेबलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कम से कम आप कितना कर सकते हो? सूर्या प्रकाश कुशवाहा जी ने आंसर यहाँ पे किया है 5 mm। क्लियर? तो याद रखना लेबलिंग स्टाफ जो आपका होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 mm होता है। कितना होता है? 5 mm आपका यहाँ पर होता है। ठीक है? लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm आपका लीस्ट काउंट होता है। ये लेबलिंग स्टाफ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ सेल्फ रीडिंग ग्रेजुएटेड वुडन रॉड हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक वुडन रॉड होती है जिसके ऊपर आपकी ग्रेजुएटेड सेल्फ रीडिंग होती है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। द लोअर एंड ऑफ द रॉड इज सोड विथ मेटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बियर एंड यूजुअली पॉइंट टू 0। क्लियर? मतलब अगर ये रॉड अगर मैं बोलूं तो इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है ये आपका मेटल से प्रोटेक्टेड होता है कि ये बार बार आप रखोगे, इसको ऐसा जमाओगे तो ये खराब ना हो। वो क्लियर? ये हमेशा आपको 0 मेजरमेंट यहाँ पे बताता है। क्लियर? स्टाफ आर आइदर सॉलिड, सॉलिड भी होता है, हैविंग अ सिंगल पीस ऑफ 3 मीटर हाइट, सिंगल पीस में 3 मीटर हाइट का होता है। और फोल्डिंग स्टाफ जो आपका होता है 4 मीटर हाइट में होता है, 2 और 3 पीसेस में वो आपका फोल्ड हो जाता है। क्लियर? द लीस्ट काउंट ऑफ अ लेबलिंग स्टाफ इज 5 mm। 5 mm आपका लीस्ट काउंट होता है लेबलिंग स्टाफ का। लेबलिंग यूज्ड विद द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट अबव अ वर्टिकल डेटम। याद रखना कि जो लेबलिंग आपका होता है, लेबलिंग के अंदर आप हमेशा किसी भी पॉइंट के एलिवेशन की बात करते हो, आप उसकी हाइट को फाइंड आउट करते हो। क्लियर? इसके बाद ये तो हो गया आपका लेबलिंग स्टाफ का। हो सकता हो कि किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आपसे लिस्ट काउंट पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंट पॉइंट करके आप देख सकते हो कि अगर वर्नियर थर्डोलाइट हुआ तो इसका लिस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। ऑप्टिकल थर्डोलाइट आपका हुआ तो 1 सेकेंड आपका होता है। प्रिज्मेटिक कंपास अगर आपका है तो उसका 30 मिनट होता है। और सर्वियर कंपास अगर आपका है तो 15 मिनट होता है। डेट इज द लीस्ट काउंट, कम से कम कितना मेजर ये कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे वैल्यू लिखी है। तो अगर मान लो ये नहीं आता है लेवलिंग स्टाफ का, तो हो सकता है वो वर्नियर थर्डोलाइट आपसे पूछ ले।
ऑप्टिकल थेडोलाइट आपसे पूछ ले, प्रिज्मेटिक कंपास आपसे पूछ ले, सर्वेयर कंपास आपसे पूछ ले, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि भाई इन इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट विथ अ लेंथ ऑफ 66 फीट। तो मैंने आपको जब चेन बताई थी तो मैंने आपको चेन के टाइप बताए थे, 4 टाइप की चेन होती है, हर एक चेन की लेंथ मैंने आपको बताई थी। तो वो चेन का नाम आपको बताना है जिसकी लेंथ 66 फीट होती है। कितनी होती है? 66 फीट आपकी लेंथ होती है, वो चेन का नाम बताओ। यहाँ पे आंसर 3 निकल के आ रहा है, गंटर चेन। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है आंसर? गंटर चेन। तो गंटर चेन आपकी होती है जिसकी भाई जो लेंथ होती है ना 66 फीट होती है। क्लियर? यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा टाइप ऑफ चेन, 4 टाइप की आपकी चेन होती है। मेट्रिक चेन आपकी होती है, तो यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, चलता है इतना। ठीक है, मेट्रिक चेन की बात कर रहे हैं। मेट्रिक चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन आपकी होती है, गंटर चेन आपकी होती है, और रेवेन्यू चेन आपकी होती है। लेंथ की बात करें तो मेट्रिक चेन आपको 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ में मिलती है। इंजीनियरिंग चेन आपको 100 फीट की, घंटा चेन आपकी 66 फीट की, रेवेन्यू चेन जो आपकी होती है 33 फीट की होती है। सबसे छोटी चेन आपकी होती है रेवेन्यू चेन। अब अभी तो जैसे लेंथ से क्वेश्चन पूछा, लिंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ लिंक, 20 मीटर मेट्रिक चेन में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर में 150 होते हैं। इंजीनियरिंग चेन में 100 लिंक होते हैं, घंटा चेन में भी 100 लिंक होते हैं, और रेवेन्यू चेन में 16 लिंक होते हैं। एक लिंक जो आपका होता है, एक लिंक की आपकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, और इंजीनियरिंग चेन में 1 फीट होगी, घंटा चेन में 0.66 फीट होगी, और रेवेन्यू चेन में 2 फीट आपकी होगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको इस टेबल की याद रखना है कि लेंथ कितनी है चेन की, चेन के अंदर नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, और एक लिंक जो आपका है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो आपसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस डेटा से। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चेन कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक। ऐसी कौन सी चेन है जिसके अंदर 16 लिंक होते हैं, वेयर ईच लिंक बीइंग 2 1/16 फीट लॉन्ग। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टेबल में, देखो क्वेश्चन भी आपका आ गया है। तो रेवेन्यू चेन आपकी है, देखो आप यहाँ पे रेवेन्यू चेन नंबर ऑफ लिंक 16 होते हैं, और लेंथ ऑफ वन लिंक जो आपका होता है वो कितना होता है 2 1/16 फीट। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। रेवेन्यू चेन आपने इसका आंसर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, क्या आएगा? रेवेन्यू चेन आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो डेटा मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं ना, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम। ठीक है, तो आप एक बार कर लेना इसकी रीडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन प्लेन सर्वेइंग वेयर आर ग्रेजुएटेड स्टाफ इज observed either with horizontal line of sight or inclined line of sight, the effect of refraction is 2। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपका क्या है, इसका वो लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ली है, एक आपने यहाँ पे इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट ली है। इसमें बोला है कि जो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन भी बताया था आपको, कर्वेचर भी आपको बताया था। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका यहाँ पे होगा, वो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका रहेगा वो स्टाफ रीडिंग के साथ इंक्रीज होगा, स्टाफ रीडिंग के साथ डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग, और डुप्लीकेट द स्टाफ रीडिंग। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? इसका आंसर बी, बी आंसर, मतलब डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। हाँ, डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग के साथ डिक्रीज होगा। क्या आएगा आंसर? पहला यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग इंक्रीज करेगा। ठीक है, याद रखना हमेशा स्टाफ की रीडिंग आपकी डिक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली है? स्टाफ की जो रीडिंग आपकी रहेगी वो आपकी यहाँ पे क्या होने वाली है, वो आपकी डिक्रीज होने वाली है, डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। ठीक है,
ठीक है, डिक्रीज द स्टॉप रीडिंग कैसे, यहां पे देखो, ड्यू टू अर्थ रिफ्रैक्शन लाइन ऑफ साइट बेंड टूवर्ड द अर्थ। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो हमेशा टूवर्ड द अर्थ बेंड हो जाती है। देयरफॉर बी नोटेड लेस वैल्यू ऑफ स्टॉप रीडिंग, जिस वजह से हम हमेशा स्टॉप की लेस वैल्यू को ही रीड कर पाते हैं। और जब लेस वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं तो स्टॉप की रीडिंग यहाँ पे क्या कहलाएगी, डिक्रीज ही कहलाएगी, डिक्रीज इन स्टॉप रीडिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, समझना इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फेनोमेना अपन रिफ्रैक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में हमेशा आपकी जो वैल्यू होती है स्टॉप की वो आपकी डिक्रीज होगी, और स्टॉप की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो जो रिड्यूस लेवल आपका होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है। क्या करता है, रिड्यूस लेवल हमेशा आपका इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ कर्वेचर की, अगर मैं बात करूं अर्थ कर्वेचर की, तो अर्थ कर्वेचर में क्या होता है कि जो स्टॉप रीडिंग आपका होता है ना वो आपका इंक्रीज करेगा। स्टॉप रीडिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और रिड्यूस लेवल आपका हमेशा क्या होगा, रिड्यूस लेवल आपका डिक्रीज करेगा। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी जैसे रिफ्रैक्शन का बना है तो अगला क्वेश्चन आपका अर्थ कर्वेचर का भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपका आया है जो हमने स्केल वाला टॉपिक पढ़ा था वहां से, और ये मैंने आपको थ्योरी में बताया भी है। अगर आप खोल के देखोगे नोट्स तो वहां पे मिल जाएगा। ऑप्शन है आपका 7, 9, 15 और 16। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? सभी ने आंसर यहाँ पे 2 दे रहे हैं। सूर्या जी आंसर 2 दे रहे हैं, पीयूष भी आंसर यहाँ पे 2 दे रहे हैं। 9 भैया, 9 किस किस चीज से आप लोग 9 निकाल रहे हो जरा बताना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। देखो मैं एक थोड़ी सी हिंट आपको देता हूँ। मैंने ऐसा बताया था कि जो रेट्रोग्रेड वर्नियर आपका होता है, जो बताया था ना रेट्रोग्रेड वर्नियर आपका होता है, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर आपका होता है, मैंने बताया था इसका कंस्ट्रक्शन आपका होता है n-1 नंबर ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू द n नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल। एक मैंने बताया था n+1, इस टाइप से बताया था। क्लियर, यही किया होगा आपने, n में से -1 कर दिया 8। हाँ, यही किया, जल्दी बताओ। लेकिन भाई मेरे यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये एक्सटेंडेड वर्नियर की बात कर रहा है। कौन से वर्नियर की बात कर रहा है? एक्सटेंडेड वर्नियर की बात कर रहा है। और एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में एक 2n-1 आपका हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 8-1 आपका होगा, तो ये हो गया 16-1, तो ये आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा? 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो n-1 और n+1 था डायरेक्ट हो गया आपका, रेट्रोग्रेड हो गया उसके लिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? एक्सटेंडेड वर्नियर उसने बोल दिया। तो एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए आपका क्या होता है? 2n-1 आपका होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आप यहाँ पे देखो आपका आंसर जो है वो आपका 15 यहाँ पे आंसर आ रहा है, 15 आंसर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करता है। टाइप ऑफ वर्नियर पता है, 3 टाइप के, डायरेक्ट हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, एक्सटेंडेड हो गया। अब देखो डायरेक्ट वर्नियर में n-1 ये आपने कर दिया, ठीक है, ये आपने कर दिया, और आपने
रेट्रोग्रेड में n+1 कर दिया। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में याद रखना 2n-1 होता है। आपने नहीं पढ़ा इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे कराया है कि एक्सटेंडेड वर्नियर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज याद रखना है कि 2n-1 डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर? n डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर किसके इक्वल्स टू होंगे? 2n-1 डिवीजन ऑफ द मैन स्केल के आपके होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना तीनों के लिए। ये कैलकुलेशन उसी की है, 15 डिवीजन कैसे आपके निकल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनर डायमेंशन ऑफ अ रूम। रूम की जो इनर डायमेंशन है वो 5/4 मीटर है विथ 40 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस। द सेंट्रल लाइन मेथड, द सेंट्रल लाइन लेंथ विल बी। यार ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में डायरेक्ट भी कराया है आपको। हाँ, इनर डायमेंशन आपको 5/4 मीटर देके रखा है। मतलब देखना आप, सपोज ये एक रूम है, ठीक है, सपोज ये एक रूम है, तो इनर डायमेंशन वो बोल रहा है, तो ये डायमेंशन आपकी 5 मीटर अगर हो गई है और ये डायमेंशन आपकी कितनी हो गई है? 4 मीटर आपकी हो गई है। तो वो बोल रहा है इस सेंट्रल लाइन लेंथ आपको बताना है। अगर ये सेंट्रल लाइन लेंथ आपको दिखाना है तो आपको ए वाली डायमेंशन चाहिए, चाहिए ये वाली डायमेंशन चाहिए। अगर ये आप यहाँ पे पूरी बात कर रहे हो तो फिर आपको ये डायमेंशन चाहिए, ये डायमेंशन आपको चाहिए। ये डायमेंशन जब आपको मिल जाएगी तो इन सबको ऐड करके सेंट्रल लाइन की आप लेंथ निकाल दोगे। तो उसने बोला है कि भाई ये बॉल की जो थिकनेस है वो 40 सेंटीमीटर आपकी, बॉल की थिकनेस कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। तो ये सेंट्रल लाइन मेथड मैंने आपको एस्टिमेशन में बताया था। एक आपको लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल बताया था, एक आपको बताया था मैंने कौन सा? सेंट्रल लाइन मेथड बताया था। तो बताओ जल्दी से निकाल के क्या आएगी। आपको डायग्राम भी बना के मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से बताओ क्या आएगा। नहीं आया समझ में तो आप फिर से देख लो यहाँ पे भाई मेरे। ये आपका एक रूम की बात कर रहा है, अपन रूम बना देते हैं। ये बना दिया अपन ने रूम यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 5 मीटर हो गया, ये आपका 4 मीटर हो गया, ये आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। यूस ने यहाँ पे आंसर दे दिया है एक 19.6 मीटर। पक्का ना? नोट्स खोल के तो नहीं बता दिया? हाँ, 19.6 मीटर ही आपका आएगा, ठीक है, 19.6 मीटर ही आपका आएगा। ठीक है, वो सिंपली है ना, देखो ये बता दिया था ना मैंने। अगर आपको ये सेंटर लाइन यहाँ पे निकालना है तो हाफ इधर का ऐड कर देना है। क्या करना है? हाफ इधर का आपको ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे हाफ इधर का, तो वन साइड का पूरा ही यहाँ पे जोड़ दो ना, ये निकल आएगा। और ये वाला अगर आप निकालोगे तो ये भी आपका ये आ जाएगा। और फिर सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सबकी लेंथ को क्या कर देना है? सबकी लेंथ को ऐड कर देना है। तो आपकी टोटल लेंथ यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो टोटल लेंथ आपकी आएगी 19.6 मीटर। ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ में तो ये लिखा हुआ है देखो, थिकनेस ऑफ बॉल जो आपकी 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदला तो 0.4 मीटर आपकी हो जाएगी। लेंथ ऑफ ए बी आपकी क्या, यही बताया अभी मैंने आपको, 0.4 प्लस 5.4 आपका आ गया। लेंथ ऑफ एडी आपको बताया कितना आया? 0.4 प्लस 4 बताया था, तो ये 4.4 आपका आ गया। फिर क्या करना है? सारी चारों लाइंस को जोड़ दो। क्लियर? तो ये हो गया 5.4 इंटू 2 टाइम्स कर दिया, 4.4 इंटू 2 टाइम्स कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 19.6 मीटर। आ गया आंसर 19.6 मीटर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ये छोटे न्यूमेरिकल जो यहाँ पे बोले जा रहे हैं ना, इसी टाइप के आपको छोटे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे बात करें तो लिखा हुआ है द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, कि टेंडर नोटिस होता है, कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे एसेंशियल एलिमेंट? बताइए भाई क्या होगा।
एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? चार आंसर दिया है पीयूष ने। पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्होंने बोला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। करेक्ट यहाँ पे है भाई। अगर कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो जब तक ऑफर नहीं मिलेगा आप कैसे ले पाओगे? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे बात की जाए तो देखो लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट रिकॉग्नाइज एंड गवर्न द राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टी टू द एग्रीमेंट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके के दोनों पार्टियों के बीच में क्या होता है, एक नॉर्मली एग्रीमेंट आपका होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली enforceable because it meet the requirement and approval of the law। क्लियर, लीगली डॉक्यूमेंट आपका हो गया है। A contract typically involve the exchange of goods, service, money or promises of any of those। कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो the essential element of contract is offer and acceptance। मतलब आपने कुछ ऑफर दिया, उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, अगर आ जाते हैं तो याद रखना। लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लमसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, पीस वर्क एग्रीमेंट टाइप आपका हो गया, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएशन फी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। तो दैट इज द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सिलेबस में टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं है। क्लियर, फिर भी फॉर नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर से बस आपको नाम इसीलिए मैंने बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू कोट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क विदाउट रेफरेंस टू एनी शेड्यूल ऑफ रेट। मतलब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो आपका होता है वो आपका क्या करता है, रेट को, ईच आइटम ऑफ रेट को क्या करता है, कोट करता है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट और लमसम कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, सिंपल सा दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क। ईच आइटम ऑफ वर्क का अगर कॉन्ट्रैक्टर रेट को कोट कर रहा है तो वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका होगा। क्या होगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही आपका होगा। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा था। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच द कॉन्ट्रैक्टर agree the carry out the work as per the drawing bills of quantity and the specification in consideration of the payment to made entirely on measurement taken to the work proceed and at the until price tendered by the contractor in the bill। An item rate contract or unit price or schedule contract is the type of the contract which is undertaken on per piece or item basis। क्लियर, ये लिखा है लास्ट में फाइनली कि पर पीस और आइटम बेसिस ही आपका पेमेंट यहाँ पे कोट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, a room is 4 meter by 3 meter with 20 centimeter wall all around, the estimate of wall by central line method will be। सेंट्रल लाइन मेथड अभी अपन ने न्यूमेरिकल किया था, देखो ये सेंट्रल लाइन मेथड से किया था, ये वाला न्यूमेरिकल किया था अभी अपन ने। ठीक है, सिमिलरली यही न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया गया है, आप जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका। सेंट्रल लाइन मेथड से आपको बताना है कितना, 12 मीटर आ रहा है, 12 मीटर कैलकुलेट किए हो? ये देखो कैलकुलेट यहाँ पे करके इनका जो निकला है 14.8 मीटर निकला है। हाँ 4.2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 3.2 इंटू 2, इसका एडिशन करोगे
तो 14.8 मीटर आपका आएगा। हाँ, यही तो आया, सिमिलर क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेना, क्योंकि इसके जैसा अपन एक सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कारपेट एरिया से। कारपेट एरिया मींस, कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है? देखो, प्लेंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाई बॉल। जो प्लेंथ एरिया आपका है, अगर उसमें से मैं बॉल का एरिया घटा दूं तो क्या वो कारपेट एरिया कहलाएगा? नेक्स्ट है टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। जो भी आपका टोटल फ्लोर का एरिया है उसमें से सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एरिया मतलब कि जिसमें आप वॉक करके जा सकते हो। ठीक है, सीढ़ियां आपकी हो गई हैं। ठीक है, एरिया एवं प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो एरिया होता है क्या वो पूरा कारपेट एरिया कहलाता है? नेक्स्ट आपका प्लॉट एरिया ऑफ द साइट, साइट का जो पूरा प्लॉट एरिया होता है क्या वो कारपेट एरिया कहलाता है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक शब्द यहाँ पे लिख रहा हूं, कारपेट एरिया जो आपका होता है इसको आप बोलते हो लिवेबल एरिया। आप इसको क्या बोलते हो? लिवेबल एरिया। मतलब ये वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर आप रहते हो। क्या करते हो? जिस एरिया के अंदर आप रहते हो। ठीक है, तो लिवेबल एरिया आपका होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सूर्या प्रकाश जी का आंसर है थर्ड, एरिया एवं प्लिंथ लेवल। ये नहीं होता है। ठीक है, ये देखो आप, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी स्टोरी सेल बी द फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। इन चीजों को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे फ्लोर एरिया में से तो वो आपका कारपेट एरिया ही कहलाता है। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, सैनिटरी एकोमोडेशन हो गया, बरंडा हो गया आपका, कॉरिडोर एंड पैसेज हो गया, किचन एंड पेंट्रीज हो गई है, स्टोर एंड डोमेस्टिक बिल्डिंग आपका हो गया, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्स एरिया आपका हो गया, स्टेयर केस हो गया, ममटीज आपकी हो गई, साफ्ट फॉल लिफ्ट आपका हो गया है, बरसातीस आपकी हो गई, गैराज हो गया, कैंटीन हो गया, एयर कंडीशनिंग डक्ट आपके हो गए हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? एक्सक्लूड हो जाती हैं कारपेट एरिया के अंदर। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, which one of the following points should be kept in mind while selecting the site for a rain gauge station? हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि आपके मन में वो कौन से पॉइंट होने चाहिए जब आप एक रेन गेज स्टेशन को सिलेक्ट कर रहे हो। ये मैंने आपको बताया भी था। तो देखो, द साइट वेयर अ रेन गेज इज सेट अप शुड बी क्लोज टू अ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, द रेन गेज शुड बी ऑन द टॉप ऑफ हिल, a fence if erected to protect the rain gauge for cattle should be located within twice the height of the fence, the distance between the rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of the object। तो कौन सा वो पॉइंट आपका है जो आप माइंड में रखोगे रेन गेज स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए? बताओ, ये मैंने आपको बताया भी था रेन गेज के टाइम पर। क्या आएगा? The distance between the rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of the object। क्लियर? मतलब आपका ए वाला आंसर यहाँ पे होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेन गेज स्टेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे भाई ये पेड़ आ गया है। क्लियर? और इस पेड़ की जो हाइट आपकी है h, तो हम इस पेड़ से कितनी डिस्टेंस पर? 2 इंटू h डिस्टेंस पर रेन गेज को इंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेन गेज को इंस्टॉल कर देंगे। ये मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताया था। सेम आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है, यहाँ पे थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेनफॉल with an intensity of 6 mm per hour is classified as। अगर आपका जो पानी है, बारिश है, वो 6 mm पर आवर की इंटेंसिटी से अगर हो रही है, मतलब 1 घंटे में 6 mm आपकी बारिश हो रही है, तो वो किस टाइप की बारिश होगी? ट्रेस रेन होगी, मॉडरेट रेन होगी, हैवी रेन होगी या लाइट रेन होगी? ये भी मैंने आपको कैटेगरी बताई हुई है रेनफॉल की सारी, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, सारी चीजें पढ़ाया हुआ हूं। कौन सी रेन होगी? मेरे हिसाब से तो मॉडरेट होना चाहिए।
अब आप बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से मॉडरेट होना चाहिए। 6 mm पर आवर की अगर इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है तो लाइट रेन, पीयूष यहाँ पे बोल रहे हैं लाइट रेन होना चाहिए, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं बताओ जल्दी। आंसर आपका आएगा यहाँ पे मॉडरेट रेन। भाई सर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो कर लिया करो कि अगर मैंने टिक कर दिया कि मेरे हिसाब से मॉडरेट रेन होना चाहिए तो हो सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, भरोसा ही नहीं करते हो। ठीक है, तो देखो प्रेसिपिटेशन जो होता है भाई अपना बहुत सारे प्रकार से होता है। रेन, स्नो, ड्रिजल्स, ग्लेज, स्लीट्स, हेल, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको। रेन की यहाँ पे इंटेंसिटी लिख दी है मैंने, 0 to 2.5 mm पर आवर अगर हो रही है तो वो लाइट रेन कहलाती है। 2.5 से 7.5 तक अगर आपकी हो रही है तो 2.5 से 7.5 mm पर आवर की इंटेंसिटी से हो रही है तो वो मीडियम कहलाती है। और अगर 7.5 से ज्यादा हो जाती है तो वो हैवी रेनफॉल आपका कहलाता है। सिमिलरली स्नो के लिए भी आइस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सीसी। ड्रिजल्स का भी बताया था कि भाई वाटर ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से कम होगा, इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर से कम होगी। ग्लेज के लिए जो वाटर ड्रॉपलेट आप होगा वो कोल्ड वाटर सरफेस से आपका कांटेक्ट करेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। स्लिट्स की बात अगर मैं बात करूं तो ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो आपके आते हैं। और हेल की अगर मैं बात करूं तो आइस के जो लम्स होते हैं वो 8 mm से ज्यादा साइज का होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, ये चीजें बताई हुई हैं, ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। हाइग्रोमीटर जो आपका होता है उसको आप किसके लिए यूज करते हो? वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, कैपिलरी पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। तो देखो हाइग्रोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इससे आप करते हो मेजर ह्यूमिडिटी को। इसको करते हो ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा? ह्यूमिडिटी का मतलब होगा वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने पिटॉट ट्यूब पढ़ी होगी। ठीक है, फिजियोमीटर आपने पढ़ा होगा, टेंसियोमीटर पढ़ा होगा, सिंगल कॉलम मैनोमीटर पढ़ा हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ा होगा, स्प्रिंग बैलेंस आपने पढ़ा होगा, बैरोमीटर आपने पढ़ा होगा, ये डिवाइसेस भी आपने पढ़े होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिटॉट ट्यूब जो आपका होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर आपका मेजर करता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर को। ऑरिफिस मीटर जो आपका होता है वो पाइप के डिस्चार्ज को मेजर करता है। टेंसियोमीटर जो आपका होता है वो सॉइल की कैपिलरी पोटेंशियल को मेजर करता है। फिजियोमीटर जो आपका होता है लो प्रेशर, क्लियर, पाइप फ्लो के अंदर किसी भी पॉइंट पर लो प्रेशर को मेजर करता है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो आपका होता है ये हाई प्रेशर को मेजर करता है पाइप फ्लो के अंदर। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है? 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करता है प्रेशर का। स्प्रिंग बैलेंस आपका होता है जो वो मेजर वेट और फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। क्लियर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट और फोर्स आपका लग रहा है। स्प्रिंग बैलेंस आपने रेन गेज में यूज किया था, एक मेथड थी आपकी। क्लियर, बेगिंग बकेट मेथड कुछ थी। ठीक है, याद करना क्या था। बैरोमीटर जो आपका होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता दो सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ नहीं आया, ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको मजा तभी आएगा जब आपने सारी चीजें क्या करके रखी हो? रिवाइज करके रखी हो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर आने चाहिए, सिर्फ तुक्के नहीं लगाना है। तुक्के तो बिना पढ़े जो कैंडिडेट होते हैं वो भी लगाते हैं, और हम तो पढ़ रहे हैं, सिलेबस हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो हमको समझदारी से लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट आपके हैं ना, इनको थोड़ा सा आराम से अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। ठीक है, चलो तो फिर अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जैसे कि आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया,
ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट आपके हैं उनको अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। तो करें ओवर क्लास। थैंक यू, क्लास ओवर।